हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट इंट्रोडक्शन। तो आज हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, और ये टर्म्स क्यों हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें, ये हमारी प्रयास क्लासेस जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं, एंड कोशिश क्या कर रहे हैं, सफलता भी मिलेगी इस कोशिश की, जहाँ हम प्लांट साइंसेस के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो ये क्लासेस आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 PM मिलती है ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफर की। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत सारे फीचर्स इस एप्लीकेशन के हैं। चैट बॉक्स में आपका लिंक गिवन है, बस उस पर क्लिक कीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके आपको इसमें एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल, जॉब अलर्ट्स, सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन में मिलता है, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करता है। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, नए हैं, तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बी द फर्स्ट वन टू वॉच देम। और अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट इंट्रोडक्शन। देखिए, अगर खाली इंट्रोडक्शन लिखते तो लगता कि कोई नया सब्जेक्ट शुरू होने वाला है, इसलिए स्पेसिफिकली इसमें प्लांट इंट्रोडक्शन लिखा गया है ना। हम इंट्रोडक्शन कब देते हैं अपना? जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं किसी से, है ना। हेलो, आई एम मीनाक्षी राठी, आई डू दिस, आई डू दैट, है ना। जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं, उसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं या इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो ऐसे ही प्लांट इंट्रोडक्शन है। जब प्लांट फर्स्ट टाइम किसी नए प्लेस पर लेके जाया जाता है, तो उसको कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन, है ना। प्लांट इंट्रोडक्शन आपका नई प्लेस से रिलेटेड है ना। टेकिंग अ जीनोटाइप और अ ग्रुप ऑफ जीनोटाइप्स इनटू अ न्यू प्लेस और एनवायरमेंट। किसी नए प्लेस पर, किसी नए एनवायरमेंट में किसी प्लांट को आप लेकर जा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमने प्लांट का इंट्रोडक्शन करवाया है वहां पर, राइट। इट इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिकेशन। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन। ठीक है, डोमेस्टिकेशन अलग टर्म है, इंट्रोडक्शन अलग टर्म है। इंट्रोडक्शन जैसे कि एक प्लांट है जिसको इंडिया के फार्मर्स ग्रो करते हैं, है ना। इंडियन नॉर्दर्न कंडीशन में वो अच्छे से फल फूल रहा है, यहाँ पर लगाया जाता है। अगर मैं इस प्लांट को यूएस से लेके चले जाऊँ, वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, वो कंट्री बिल्कुल डिफरेंट है, और वहां पर जाके इसकी सोइंग कर दूं, इसको लगा दूं, तो हमने क्या कर दिया, प्लांट इंट्रोडक्शन कर दिया। उसको एक नए एनवायरनमेंट में भेज दिया, एक नई जगह पर भेज दिया जहां पर वो फ्लरिश कर सकता है। दिस इज प्लांट इंट्रोडक्शन। वहीं अगर हम डोमेस्टिकेशन की बात करें, तो डोमेस्टिकेशन क्या है? डोमेस्टिकेशन होता है किसी वाइल्ड स्पीशी को डोमेस्टिकेट करना। डोमेस्टिकेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है अंडर द ह्यूमन मैनेजमेंट। कोई भी चीज जब ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर आती है तो हम उसका डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, राइट। जैसे कि गली में एक कुत्ता घूम रहा है ना, वो इसी एनवायरनमेंट में घूम रहा है, आपके घर के सामने आप रोज उसे देखते हैं, एंड यू लाइक यू हैव टेकन अ डिसीजन टू अडॉप्ट दिस डॉग, राइट। तो आपने क्या किया, उस डॉग को अपने घर लिया, उसको नहलाया धुलाया, आप उसे सुबह शाम खाना खिला रहे हैं, घूमने लेके जा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, खेल कूद रहे हैं उसके साथ, है ना। तो आपने एक गली के वाइल्ड कुत्ते को अपने घर में क्या किया है, डोमेस्टिकेट किया है ना। ऐसे हम बहुत सारी चीजें डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स में। हम काउस, बफेलोज, कैट्स, डॉग्स, इन सबको हम क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। इनकी जो रियल प्रवृत्ति है वो क्या है, वाइल्ड प्रवृत्ति है। ये ह्यूमंस के साथ नहीं रहते, ह्यूमन से फ्री रह सकते हैं, बट वी आर डोमेस्टिकेटिंग देम, राइट। तो प्लांट डोमेस्टिकेशन क्या है? जब कोई प्लांट वाइल्ड फॉर्म में है, फॉरेस्ट एरिया में है, किसी रोड साइड में है, विच इज नॉट अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, वो अपना सर्वाइवल खुद कर रहा है, उसे कोई खाद नहीं डाल रहा, कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहा, उसमें कोई इरिगेशन नहीं कर रहा, वो अपना सर्वाइवल खुद कर रहा है थ्रू द नेचर,
उस प्लांट को उठा के आप अपने फार्म पर लेकर आते हैं, लगाते हैं, उसमें टाइमली फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं, इरिगेशन भी दे रहे हैं। अब आपने क्या किया, उसको ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर ले लिया है ना। तो इसको कहते हैं डोमेस्टिकेशन। सो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स, प्लांट इंट्रोडक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। इंट्रोडक्शन किसी भी नए प्लेस पर किया जा सकता है, हालांकि डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है वाइल्ड स्पीशी को ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर लेकर आना। दिस इज नॉन एज डोमेस्टिकेशन। तो चलिए और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो क्या आता है, दो और टर्म आती है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, है ना। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन होता है। देखिए, प्राइमरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जब आप किसी प्लांट को, किसी स्पीशी को एक नए प्लेस पर, नए एनवायरनमेंट में लेकर जा रहे हैं और वहां पर ग्रो करते हैं, ये डायरेक्टली ग्रो हो जाती है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, है ना। मान लीजिए आप साउथ से एक प्लांट लेकर आते हैं और नॉर्दर्न कंडीशन में उसे लगा देते हैं। ये प्लांट नॉर्दर्न कंडीशन में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अब आपको इसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है। तो ये क्या है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, है ना। विदाउट एनी ऑल्टरेशंस, बिना किसी ऑल्टरेशन के, बिना किसी बदलाव के, सेम का सेम प्लांट दूसरी जगह पर भी फ्लरिश कर जाता है। तो यह है प्राइमरी इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? सोनोरा 64, लर्मा रोहो, इट इज कॉल्ड एज रोहो, वैसे पता होगा आप लोगों को, रोजो नहीं बोला जाता है इसको, राइट। IR8 है, IR28 है, IR36 है ना। दिस ऑल आर प्राइमरी इंट्रोडक्शन, यानी कि ये वेराइटीज, जैसे IR है ना, दिस इज डेवलप्ड एट फिलीपाइंस, ये फिलीपाइंस में डेवलप हुई है, वहां से हमने अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस की है, लेकिन हमें इनमें कोई एक्स्ट्रा सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, ऑल्टरेशन कुछ नहीं करना पड़ा। ये हमारी कंट्री में भी अच्छे से लग गई, अच्छे से फ्लरिश कर गई, हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना। तो ये क्या है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन, अगेन एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The second term comes here is the secondary introduction. ठीक है, अब ये secondary introduction क्या होता है? I'm sorry, हाँ, secondary introduction, sorry. So secondary introduction में जो प्लांट आप इंट्रोड्यूस करवा के लाए, यानी कि जो दूसरे प्लेस से आप प्लांट यहाँ पर लेकर आए हैं, है ना, तो ये प्लांट डायरेक्टली इस नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कि हम इसको डायरेक्टली एज अ वैरायटी रिलीज कर दें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम या तो इसमें सेलेक्शंस करेंगे, यानी कि भाई 10 प्लांट 1000 प्लांटन में से जो भी सुपीरियर हमें लग रहा है हम सिर्फ उसको सेलेक्ट करेंगे और आगे ग्रो करेंगे, है ना। या फिर अगर सिलेक्शन से काम नहीं बन रहा है, वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम इसको हाइब्रिडाइज करेंगे अपनी किसी लोकल वेराइटी के साथ जो हमारे एनवायरनमेंट में अच्छे से फल फूल रही है। ठीक है, ये दोनों चीजों में से एक चीज आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली एज अ वेराइटी आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, वो अच्छे से उसका मन नहीं लग रहा है हमारी कंट्री में, तो या तो सिलेक्शन हमें हेल्प करेगा या हाइब्रिडाइजेशन हमें हेल्प करेगा। यानी कि यू आर ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर और द ओरिजिनल वेराइटी, राइट। तो यहाँ पर ऑल्टरेशंस की जाती हैं, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस। सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस के एग्जाम्पल हैं कल्याण सोना एंड सोनालिका, जो कि वीट की वेराइटीज हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन डायरेक्टली ग्रो किया जा सकता है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में ऑल्टरेशंस होती हैं, इट कैन बी हाइब्रिडाइजेशन, इट कैन बी अ सिलेक्शन, एंड द एग्जाम्पल्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल्याण सोना एंड सोनालिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है, कुछ बहुत सारे इंट्रोडक्शंस हमारी कंट्री में ऑलरेडी हुए हैं, है ना, जैसे कि आलू, पोटैटो, हम सब लोग खाते हैं, गाना है ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू। एनीवेज, आलू बहुत एक कॉमन डिश हो गई है इंडियन, किसी भी कुजीन में देख लीजिए आप, चाहे साउथ चले जाइए, चाहे नॉर्थ चले जाइए, चाहे ईस्ट चले जाइए, आलू इज एवरीवेयर, राइट।
तो ये आलू है, ये हमारी कंट्री का नहीं है। इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम साउथ अमेरिका। यानी कि एक टाइम था कि जब हमारे रीजन में आलू नाम की कोई चीज ही नहीं थी, है ना। वी डिडंट न्यू आलू बनाया भी जा सकता है और खाया भी जा सकता है। साउथ अमेरिका से ये इंट्रोड्यूस हुआ एंड आज हमारे कुजीन में आलू का कितना इंपॉर्टेंस है आपको पता ही है। सेम इज विद द टबैको एंड द टमाटो, है ना। तो पोटैटो, टमाटो एंड टबैको तीनों साउथ अमेरिका से अपने एशियन रीजन में या इंडियन रीजन में जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं। वही चेरी एंड ग्रेप्स या जो किशमिश आप लोग खाते हैं, है ना, डेट्स आप लोग खाते हैं, ये सारे अफगानिस्तान से आए हैं, है ना। दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अफगानिस्तान। ग्रेप्स, किशमिश, डेट्स ये सब कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान से आए हैं। वहीं कॉफी अफ्रीका से आई है, इसीलिए कहा जाता है ना, वो एक एड भी आती है कॉफी की, है ना, कॉफी फ्रॉम अरेबिक रीजन और अफ्रीका के जंगलों से लिया गया है, इस तरीके से, है ना। तो एक्चुअली अफ्रीका की कॉफी में फ्लेवर्स काफी अच्छे पाए जाते हैं अभी भी। तो कॉफी कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है? अफ्रीका से इंट्रोड्यूस हुई है, राइट। चाइना से क्या क्या आया है? टी, चाय चाइना से आई है ना। हालांकि टी इंट्रोड्यूस करवाई थी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने टी इंट्रोड्यूस कराई थी इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी। उससे पहले वी डिडंट ग्रू टी, हम टी ग्रो नहीं करते थे। लेकिन टी का जो ओरिजिन प्लेस है जहाँ पर वो पैदा हुई है, दैट इज चाइना, द ओरिजिन प्लेस, राइट। वहां से ब्रिटिशर्स ने टी को इंट्रोड्यूस कराया है इंडिया में, राइट। उसके साथ साथ लीची, लोकट, कैबेज, है ना, ये सारे आपके चाइना से आए हैं। लेट्यूस, ये भी चाइना से आया है। साथ साथ कैबेज और कॉलीफ्लावर मेडिटेरेनियन रीजन से भी कंसिडर की जाती हैं, दैट दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनके डिफरेंट ऑरिजिन्स हैं और जो हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो ये सारे आपको किसी भी बुक में, लाइक बीडी सिंह में भी मिल जाएंगे, किसी भी आपके जो जनरल एग्रीकल्चर की भी बुक्स होती है उनमें जो प्लांट ब्रीडिंग सेक्शन होता है उसमें भी ये मिल जाएंगे। और जो मेजर क्रॉप्स हैं इनका आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस एंड फ्रॉम वेयर इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया, ठीक है। दाल जितने भी हैं, लेंटिल्स, इनका ओरिजिन अक्सर इंडिया पाया जाता है और इंडो बर्मन रीजन पाया जाता है। तो इनको भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन assertions, reasons, which is the wrong statement, which is the right statement, इनमें इस तरीके के वर्ड्स डाले जाएंगे। और फिर अगर हमें रीजन नहीं पता होगा, हमें सिटी नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो ये आपको अदर क्रॉप्स के भी जो है अपने बुक्स से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट कम्स प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसीज। क्या ऐसा तो नहीं है कि भैया हमें प्लांट लेके आना है यूएसए से, चलो एक फ्लाइट बुक कर लेते हैं और हम लोग वहाँ फार्मर के फील्ड पे गए, वहां से एक प्लांट उठाकर अपने साथ फ्लाइट में वापस ले आए। यू कैन नॉट डू दिस, है ना। प्लांट इंट्रोडक्शंस कैन नॉट बी डन लाइक दिस। आपको एक स्पेशल परमिशन लेनी होगी अगर आप खुद भी जाकर लेना चाहते हैं। And the one major agency which is playing the central role in any plant introduction is NBPGR, ठीक है। NBPGR, National Bureau of Plant Genetic Resources। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो प्लांट इंट्रोडक्शंस पर काम करती है ना। आप कोई भी प्लांट चाहते हैं, कोई एक स्पेशल जीनोम चाहते हैं, जीन चाहते हैं, कोई और आपकी डिमांड है अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, अपनी रिसर्च से रिलेटेड, यू हैव टू सबमिट इट टू NBPGR। आप NBPGR को सबमिट करेंगे, उसके बाद NBPGR उसे प्रोसेस करेगा एंड देन ओनली यू योरसेल्फ कैन इंट्रोड्यूस। आप खुद भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और आप चाहें तो एजेंसी के द्वारा भी मंगवा सकते हैं। लेकिन परमिशन किसकी लगेगी? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की, इन एनी ऑफ द कंडीशन। आप कहीं भी बाहर से कुछ नहीं ला सकते अगर NBPGR अलाउ नहीं करता है। द सेकेंड एजेंसी यहाँ पर जो काम करती है वो है आपका FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ये ट्रीज से रिलेटेड करता है, ओनली ट्रीज, ठीक है, ओनली ट्रीज।
यानी कि पेड़ों से रिलेटेड जो जर्म प्लाज्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, उनको इंट्रोड्यूस कराना, कलेक्ट करना, स्टोर करना और उनको मेंटेन करना, ये सारा FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम है। तो यदि अगर मुझे एक प्लांट यानी कि एक ट्री चाहिए, है ना, मुझे एक ट्री का जीनोम चाहिए, तो क्या मुझे NBPGR की परमिशन लेनी पड़ेगी या FRI की परमिशन लेनी पड़ेगी? कहाँ ढूंढूं मैं, किसके पास जाऊं मैं, है ना? सो FRI से मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ जर्म प्लाज्म एंड मुझे ऐसा जर्म प्लाज्म या तो आपके पास है तो दीजिए, और आपके पास नहीं है तो किसी और कंट्री से मुझे इंट्रोड्यूस करवाइए, है ना? लेकिन ये FRI डायरेक्टली नहीं करता, ये भी थ्रू NBPGR ही होता है। FRI बोलेगा भाई फलाने साइंटिस्ट ने फलानी चीज की रिक्वेस्ट की है एंड वी आर ऑर्डरिंग दिस जर्म प्लाज्म फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, है ना? वो सारी इंफॉर्मेशन FRI प्रोसेस कर सकता है, बट इट हैज टू सबमिट इट टू द NBPGR, क्योंकि NBPGR सेंट्रल एजेंसी है। जब NBPGR कहेगा ओके यू कैन डू सो, तभी FRI कर सकता है ना? तो NBPGR का रोल हर जगह है, यू कैन नॉट बाईपास NBPGR, NBPGR को बाईपास नहीं किया जा सकता है। भाई अगर आप एरोमेटिक बोटानिकल प्लांट्स के बारे में बात करें तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया टेक केयर करता है, इनसे रिलेटेड जर्म प्लाज्म कलेक्ट करना, स्टोर करना और मेंटेन करना बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। वही कुछ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टी, तो टी के जर्म प्लाज्म कलेक्ट करती है, उनको मेंटेन करती है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो के जर्म प्लाज्म को कलेक्ट और स्टोर करता है ना? उसी तरीके से कॉफी, शुगरकेन एंड टबैको के भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनके जर्म प्लाज्म्स को मेंटेन भी करते हैं, कलेक्ट भी करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। If you want a germplasm, if you want a plant of a potato जिसमें एक स्पेसिफिक जीन हो, जैसे कि लेट ब्लाइट से रेजिस्टेंट हो, है ना, तो आप यहाँ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट को अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगेन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी NBPGR से पूछ के ही करेगा जो करेगा। अगर इसे इंट्रोड्यूस करवाना है, कोई नया प्लांट कहीं और से लेना है, तो NBPGR से ये भी परमिशन लेगा, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है? So these are some agencies which are involved in plant introductions. Directly plant introduction नहीं किए जा सकते। और आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, अगर आपकी फैमिली में से कोई भी किसी अदर कंट्री में आते जाते रहते हैं, they cannot take any seeds with them, है ना? वो अपने साथ किसी प्रकार का प्लांटिंग मटीरियल, पौधा, सीड, ऐसी चीजें लेके नहीं जा सकते हैं। अगर वो लेके जाएंगे तो फाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारे दिमाग में प्लांट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, है ना? सो नेक्स्ट इज द एक्टिविटीज ऑफ NBPGR। भाई NBPGR मैम कह रही है कि हर जगह जरूरी है, तो NBPGR करता क्या है? व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ NBPGR, है ना? सो NBPGR इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, मेंशन था वैसे पिछली में, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है ना? तो NBPGR सबसे पहले क्या करता है? इंट्रोड्यूस एंड सप्लीमेंट्स ऑफ रिक्वायर्ड जर्म प्लाज्म फ्रॉम द अदर एजेंसीज। किसी अदर एजेंसी के पास जर्म प्लाज्म है जो किसी साइंटिस्ट को चाहिए, तो उनसे प्रोक्योर करवाता है NBPGR। ठीक है? एक्सप्लोरेशंस एंड कलेक्शंस ऑफ वैल्यूएबल जर्म प्लाज्म, खुद भी नए जर्म प्लाज्म कलेक्ट करना, नए जर्म प्लाज्म एक्सप्लोर करना, उनके सेंटर ऑफ ओरिजिन पर जाकर वहां से कलेक्ट करना या किसी और इंस्टीट्यूट से एक्सचेंज करना, है ना? बट बेसिकली अपने जर्म प्लाज्म बेस को बढ़ाना। भाई मेरे पास 100 तरीके के वीट के प्लांट हैं, तो क्या मुझे रुक जाना चाहिए? नहीं। 110 भी होंगे तो क्या बुराई है, 120 होंगे तो क्या बुराई है? तो जो भी नई वेराइटीज है, जो भी नए तरीके के प्लांट्स है, वो इन्हें टाइम टू टाइम कलेक्ट करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट इज फिर उनकी इंस्पेक्शन एंड क्वारंटाइन का जिम्मा भी इनका है ना? सिर्फ ऐसे ही थोड़ी ना प्लांट लेकर आ जाएंगे, उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करना, उसकी टेस्टिंग करना, उसे क्वारंटाइन करना कि उसके साथ कोई नया पेस्ट, नई डिजीज हमारी कंट्री में ना आ जाए। तो ये सारे काम भी कौन करता है? NBPGR करता है। ठीक है, उन सभी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, और जो भी इंस्टीट्यूट या साइंटिस्ट जो भी जर्म प्लाज्म मांगे, उन्हें जर्म प्लाज्म प्रोवाइड करवाना। इनके पास होगा तो ये खुद दे देंगे, इनके पास नहीं होगा तो ये किसी और इंस्टीट्यूट से बातचीत करेंगे, पूछेंगे तुम्हारे पास ऐसा कोई जर्म प्लाज्म है, वी नीड इट फॉर आवर रिसर्च, और फिर वहां से मंगवा के आपको देंगे। बट इन एनी केस
ये पूरा ट्राई करेंगे कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, किसी जर्म प्लाज्म को सर्च कर रहे हैं, तो वो NBPGR के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, so this is the activities of NBPGR. What you will have to do, अगर मुझे एक जर्म प्लाज्म चाहिए, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सिंपली एक एप्लीकेशन देनी होगी NBPGR में कि भैया ऐसा मुझे एक जर्म प्लाज्म चाहिए जिसमें येलो रस्ट रेजिस्टेंस की बहुत अच्छी सी जीन हो जो ब्रेक ना हो सके। इस तरीके के मैं अपने कैरेक्टर्स जो है उसमें मेंशन करूंगी। ठीक है, अगर मुझे ये पता है कि कहाँ मिल सकता है तो मैं वो भी I'm sorry, तो अगर मुझे पता है कि वो कहाँ मिल सकता है तो मैं वो मेंशन करूंगी कि एंड यू कैन फाइंड इट इन दैट यूनिवर्सिटी विद दिस साइंटिस्ट आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। तो आप वहां से जो है मुझे इसे प्रोक्योर करवाइए। अगर मुझे नहीं पता है कहाँ से मिलना है तो मैं सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट दे दूंगी, तो मैं जहां मर्जी से ढूंढूं, मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम उसमें एप्लीकेशन देंगे, NBPGR देखेगा आपका रिसर्च क्या है, कौन से स्टेज तक है, आपको क्यों ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ये कहीं पर ढूंढेगा आपका जर्म प्लाज्म, वहां से लेगा। वहां से लेने के बाद सीधा आपको नहीं देगा, उसको इवेल्युएट करेगा, उसमें क्या अच्छे कैरेक्टर्स हैं, उसको टेस्ट करेगा, उसमें कोई नई डिजीज या पैथोजन तो नहीं है जो हमारी कंट्री के लिए खतरनाक साबित हो सकता हो। और जब वो सारी टेस्टिंग क्वारंटाइन सब कर चुके होते हैं, देन दे प्रोवाइड दिस सीड मटेरियल और द प्लांटिंग मटेरियल टू द कंसर्न्ड ब्रीडर और द कंसर्न्ड साइंटिस्ट कि लो भाई ये सब कुछ सही है, आपका जर्म प्लाज्म हमें मिल गया है, इसमें कोई नया पैथोजन भी नहीं है, यू कैन गो अहेड एंड डू योर रिसर्च। है ना, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। So next is this only, procurement of the germ plasm. germ plasm का procurement आप कैसे कर सकते हैं? आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं to the concerned person और the institute, और उसकी कॉपी जो है आप NBPGR में डाल सकते हैं कि भैया मुझे इस बंदे से ये वाला germ plasm चाहिए, देख लो ये रही कॉपी, है ना। और आप NBPGR के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन NBPGR के पास इंफॉर्मेशन जरूरी है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, है ना। द सेकेंड इज यस क्वारंटाइन। तो फिर जब वो जर्म प्लाज्म वहां से आ जाएगा तो उसे कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है भाई? अब वो नया प्लांट आया है, उसके साथ हो सकता है कुछ पैथोजेंस, कोई नई डिजीज, कोई नया कीड़ा मकोड़ा, है ना, कुछ भी उसके साथ आ सकता है, कोई एग्स चिपके हुए आ सकते हैं, स्पोर्स चिपके हुए आ सकते हैं जो ऑलरेडी हमारी कंट्री में नहीं है। ये इंसेक्ट हमारी कंट्री में पहले से नहीं है, या ये डिजीज हमारी कंट्री में पहले से नहीं है। अगर हम इसको डायरेक्टली ग्रो कर देंगे तो ये डिजीज और जगह भी फैलेगी और धीरे धीरे ये हमारी कंट्री में फैल जाएगी, है ना। जैसे कोविड फैल गया है, हमारी कंट्री में नहीं था, चाइना में था, लेकिन वहां से एक इन्फेक्टेड पर्सन कोई आया जिसने हमारी कंट्री में भी फैलाया। तो सेम इज विद द प्लांट्स ऑल्सो। इसीलिए प्लांट्स को भी क्वारंटाइन में रखा जाता है ताकि कोई नया पैथोजन, कोई नया इंसेक्ट, कोई नई डिजीज उसके साथ आए तो हम उसे टेस्ट कर लें। ठीक है, और नई आई है, इट इज फ्री फ्रॉम एनी न्यू डिजीज, पेस्ट और एनीथिंग, देन इट कैन बी गिवन टू द रिसर्चर, है ना। साथ ही साथ कभी कभी प्लांट को एक्लेमेटाइजेशन का टाइम चाहिए होता है ना। आपने जो जर्म प्लाज्म मंगवाया है वो किसी बहुत ठंडी सी जगह से मंगवाया है, अब वो इंडिया में सीधा सरवाइव नहीं कर पा रहा है, उसे टाइम चाहिए एक्लेटमाइज होने में, ना। आप भी प्लेस चेंज करते हैं, स्कूल चेंज करते हैं या कॉलेज चेंज करते हैं तो कुछ टाइम चाहिए होता है आपको मन लगाने में, फर्स्ट डे तो नहीं अच्छा गुजरता है, तो वो होता है एक्लेमेटाइजेशन का टाइम, मन लगने का टाइम, है ना। तो प्लांट अच्छे से एक्लेटमाइज हो जाए उसके बाद ही जो है प्रोसेस शुरू किया जाए। द प्रोसेस that leads to the adaptation of a variety for a new environment। ये अब एक वैरायटी एक नए एनवायरनमेंट में बेटर अडाप्ट कर ले, है ना, तो उसे एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। Now the import of the planting material for the research purposes is regulated by NBPGR under the order known as PQ order। ये 2003 में ऑर्डर आया था जिसके तहत ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने जो कि NBPGR देखता है। लेकिन ये रूल्स रेगुलेशंस जो NBPGR देखता है वो किसके अंतर्गत बने हैं?
PQ ऑर्डर के अंतर्गत बने हैं। PQ इज प्लांट क्वारंटाइन 2003 के तहत। Now, what is this plant quarantine 2003? It is a set of regulation issued by the government of India to control the plants, seeds or planting materials into the country to prevent the introduction and spread of harmful pest. किसी हमारी कंट्री में कोई harmful pest, कोई harmful disease, spores, pathogen आकर स्प्रेड ना हो जाए, उनके कंट्रोल के लिए ऑर्डर निकाला गया, प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003। ठीक है, तो ये किस लिए निकाला गया है? ताकि प्लांट के साथ कोई और नई चीज आके प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। ऐसे आपने एग्जांपल्स भी सुने होंगे, जैसे कि ओरोबैंकी है ना। ओरोबैंकी किसी को बड़ा अच्छा लग रहा था, वो एस्थेटिक पर्पस के लिए लाया था, लेकिन अब जब देखा कि ओरोबैंकी कितनी स्पीड से फैलता है और इसे कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। सेम इज विद द लेंटाना। लेंटाना भी जो है अपनी फ्लावर्स के लिए लिया गया था, और आज आप पहाड़ी एरिया में या जहाँ थोड़े भी वेजिटेशन है वहां जाकर देखिए, रोड साइड में पूरा लेंटाना ही लेंटाना मिलता है ना। तो इस तरीके के और कई सारी नई डिजीजेस भी इसी तरीके से हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुई है, राइट। जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ही है जो यूरोप से यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है ना, पहले नहीं थी हमारे यहाँ। तो ये नए पैथोजेंस, जो नए वीड्स है ना, नए पेस्ट जो आ रहे हैं, ये किसके साथ आ रहे हैं? प्लांटिंग मटेरियल के साथ आ रहे हैं, हवा में उड़ के थोड़ी ना आ रहे हैं। तो इनको स्प्रेड होने से बचाने के लिए, ताकि हमारी कंट्री को उस तरफ एफर्ट्स ना लगाने पड़े, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो सेफ रहे, तो इसके लिए ये क्वारंटाइन एक्ट निकाला गया 2003 में। अब आपको पता ही है, आप कुछ भी प्लांटिंग मटेरियल अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक इंपोर्ट परमिट लेना होगा, है ना। तो आपको बेसिकली दो चीजें या दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं विद योर प्लांटिंग मटेरियल। वन इज द इंपोर्ट परमिट, कि आपने इंपोर्ट परमिट ली है कि नहीं है। एनीवन, कोई भी है जो इंपोर्ट करना चाहता है एनी प्लांटिंग मटेरियल, तो उसे क्या करना है? उसे इंपोर्ट परमिट लेनी है फ्रॉम द अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, दैट इज NBPGR। और साथ ही साथ जो भी प्लांटिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना। जब आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो गोल्ड के साथ भी एक सर्टिफिकेट आता है, इफ यू आर बाइंग इट फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर, है ना, कि भाई ये गोल्ड जो है 22 कैरेट प्योर है, 24 कैरेट प्योर है ना, एक सर्टिफिकेट आता है। उसी तरीके से प्लांट के साथ, प्लांटिंग मटेरियल के साथ भी एक सर्टिफिकेट होता है जिसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट कहते हैं। ये सर्टिफिकेट एंश्योर करता है दैट दिस प्लांटिंग मटेरियल इज फ्री फ्रॉम दिस पेस्ट, है ना। ये प्लांटिंग मटेरियल इस पेस्ट, इस डिजीज या स्पोर से बिल्कुल फ्री है। यानी कि जो कंट्री भेज रही है वो भी अपना प्लांटिंग मटेरियल टेस्ट करके उसके साथ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगाकर तब दूसरी कंट्री में भेजती है। तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कंट्री में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया जाता है? NPPO के द्वारा किया जाता है, राइट। इट इज मैंडेटरी फॉर ईच शिपमेंट। आप कितनी भी बार, ये नहीं कि एक बार आपने परमिशन ले ली और आप 10 बार सामान भेज रहे हैं, जितनी बार आपको शिपमेंट करनी है उतनी बार ही ये मैंडेटरी होता है। This certificate ensures the exported plant material is free from regulated pests and diseases. ये जो planting material है, ये कोई भी regulated disease है, कोई भी pathogen है, कोई weed है, उससे free planting material है। देखो ये नहीं कहता कि ये 100% पैथोजन फ्री है, इस पर तो एक सिंगल बैक्टीरिया भी नहीं है, ऐसा नहीं कहता। लेकिन जो भी नई बीमारी ट्रेंड में चल रही थी, जैसे कोविड चल रहा है ना, तो अब कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोई ये पूछता है आपको टाइफाइड है कि नहीं है, आपको कोई मलेरिया है कि नहीं है, नहीं पूछता ना। लेकिन अब ये जरूर पूछ रहे हैं कोविड रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, क्योंकि अब उसी की जरूरत है, वही बीमारी फैल रही है। तो कोई भी ऐसे जो रेगुलेटेड पेस्ट्स हैं, रेगुलेटेड डिजीजेस हैं, जो दूसरी कंट्री में है और हमारी में नहीं है, या हमारी में है उनकी में नहीं है ना, इस तरीके के जो पेस्ट्स होंगे तो उनसे फ्री है ये मटेरियल, है ना। सबसे फ्री नहीं है बट उनसे फ्री है।
बिकॉज इतना कोई हमने इसको डिसइंफेक्ट करके एसेप्टिक कंडीशंस में नहीं रखा है कि भैया इसमें तो एक पैथोजन या एक बैक्टीरिया भी आपको नहीं मिलेगा, बट कॉमन मिलेंगे, है ना। रेगुलेटेड पेस्ट एंड डिजीजेस नहीं मिलेंगे, ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट कहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन एक नई जगह पे इंट्रोड्यूस करवाया गया प्लांट है, उसके लिए एनबीपीजीआर की जरूरत है, एनबीपीजीआर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ये सब तो हमने देख लिया, है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्यों चाहिए प्लांट इंट्रोडक्शन? तो सिंपली एक तो बिल्कुल ही नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, जैसे कि भाई पहले हम टमाटो या पोटैटो नहीं ग्रो करते रहे थे, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है पोटैटो, और वो आज हमारी कुजीन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना। तो कोई भी नया जो प्लांट है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। किसी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड जो भी क्रॉप है उसकी कोई नई वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है, जैसे कि सोनालिका, कल्याण सोना, सनोरा 64 जो भी आपकी वैरायटीज थी, है ना। तो ये लाइक आपकी ड्वार्फिंग वैरायटीज थी, है ना। इंडिया में नहीं थी पहले ड्वार्फ वैरायटीज, इंडिया में लॉन्ग वैरायटीज थी। ड्वार्फ वैरायटीज इंट्रोड्यूस करवाई गई, उनके साथ सिलेक्शंस और रिकॉम्बिनेशंस किए गए और तब हमें ड्वार्फ वैरायटीज मिली है ना। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज दूसरे देश में, अगर बहुत अच्छी इम्प्रूव्ड वैरायटी हम चाहते हैं हमारे यहाँ पर भी हो, तो हमें क्या कराना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा, है ना। तो एनरिच द जर्म प्लाज्म को एनरिच कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ताकि आज बेशक वो चीज काम आए ना आए, हो सकता है फ्यूचर में हमें इसकी जरूरत पड़े, है ना। हम बहुत ही नैरो जेनेटिक बेस लेकर चल रहे हैं। आज जितनी भी इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं, 3-4 जनरेशन पीछे जाके देखो, सबके कॉमन पेरेंट्स हैं, सबके कॉमन जीन्स हैं। तो ये जो नैरो जेनेटिक बेस है ये एक दिन हमें तंग करने वाला है, इसलिए हमें जर्म प्लाज्म मेंटेन करना पड़ता है। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन में मैंने इन सारी रीजंस की बात आपको ऑलरेडी की है, राइट। तो आपके जर्म प्लाज्म कलेक्शन को ब्रॉड करता है, बड़ा करता है, एंड ऑफ कोर्स to get new sources of resistance against any diseases of biotic और abiotic factors। अब मान लीजिए मेरे यहाँ पर येलो रस्ट बहुत ज़्यादा आती है वीट में, लेकिन मेरे पास ऐसे कोई प्लांट नहीं है जो येलो रस्ट से रेजिस्टेंस शो करता हो, तो ऐसे में मैं दूसरे कंट्रीज, दूसरे जर्म प्लाज्म में ही सर्च करूंगी कि हो सकता है मुझे कोई येलो रस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मिल जाए, है ना। तो कोई नई जीन है रिलेटेड टू रेजिस्टेंस ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंस हो, है ना। तो इन सब के लिए भी अगर हमें कोई नया जीन चाहिए जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा। तो ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्लांट इंट्रोडक्शन के, कि हमें क्यों जरूरत पड़ेगी प्लांट इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने सारी बता दी है। एंटायरली न्यू क्रॉप, न्यू वेराइटी ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रॉप की एक नई वेराइटी आपको मिल सकती है। साइंटिफिक स्टडीज के लिए हो सकता है कि आप जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहें, हाइब्रिडाइजेशन के लिए करवाना चाहें, या फिर एस्थेटिक वैल्यू, जैसे फ्लावर्स के लिए ये ऑरोबैंकी और लैंटाना लेके आया गया था, तो हो सकता है एस्थेटिक वैल्यू के लिए भी आपको कोई इंट्रोडक्शन कराना पड़े, है ना। सो दीज आर ऑल रीजंस फॉर द प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास जो है समाप्त करते हैं गाइस। These are the other batches, your Jharkhand Food Safety Officer batch, IBPS, AFO complete batch और your Plant Sciences recorded batch। इन सब की फीस यहाँ पर मेंशन है। You can use the code Y448, है ना, Y448 का यूज कर सकते हैं to get enroll in any of the batch and have the maximum discount available at that time। लेकिन ये डिस्काउंट मिलेगा कहाँ? यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपके चैट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सो यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक। एग्रीकल्चर महापैक में आपको ये सारे जो भी आपके पैकेजेस हैं, चाहे IBPS AFO है, नाबार्ड है, RRBSO है, या आपका ये PG का रिकॉर्डेड बैच है, MSc एंट्रेंस बैच है, MPREO है, सारे बैचेस की इसमें क्लासेस आपको मिलती हैं, उनकी टेस्ट सीरीज और उनकी ई बुक्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं। एग्रीकल्चर महापैक की पूरे साल की फीस है 7,359 एंड इट इज अ डिस्काउंटेड फी, है ना। तो इसके लिए भी आप Y448A का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एनरोल इन द बैचेस।
क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोगों को? अदर देन दिस क्या टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं? एनी रिकमेंडेशन जो भी आप मेरे लिए देना चाहें कि मैम ऐसा इंक्लूड कीजिए या ये पढ़ाइए, सो दैट इज मोस्ट वेलकम। आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। डू लाइक द क्लास एंड शेयर विद ऑल द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट साइंसेज सब्जेक्ट और गिविंग नेट एग्जाम फ्रॉम प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ओके, गुड बाय गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा।